ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। भारत में 500 पाकिस्तान हैं मिनी, और उनमें से बहुत सारे जो मिनी पाकिस्तान हैं वो बंगाल में बैठे हुए हैं, और बंगाल फटने के लिए तैयार है एक ना एक दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। सिनेमा एक आर्ट फॉर्म माना जाता है, लेकिन जब एक डायरेक्टर ओपनली कहे आई हैव एन एजेंडा और उसकी हर फिल्म इलेक्शन सीजन के आसपास रिलीज हो, तो सवाल उठना जरूरी है। कश्मीर हर्ट यू, बंगाल इज गोइंग टू हॉन्ट यू। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बंगाल इज बिकमिंग अनदर कश्मीर, कि अब या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड। और जब वही फिल्म्स रूलिंग पार्टी का नेता टैक्स फ्री कर दे, मिनिस्टर स्क्रीनिंग अटेंड करें और प्राइम मिनिस्टर तक उसे इंडोर्स करें, तब ये सिनेमा नहीं रहता, ये बन जाता है एक पॉलिटिकल कैंपेन टूल। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे। विवेक अग्निहोत्री का पूरा फाइल्स यूनिवर्स इसी चीज का सबूत है। द ताशकेंट फाइल्स रिलीज हुई 2019 के जनरल इलेक्शंस के बीच, द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई 2022 के स्टेट इलेक्शंस के तुरंत बाद, और अब द बंगाल फाइल्स बंगाल के 2026 इलेक्शंस के ठीक पहले। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी। जब नदी में बहुत उन्माद आ जाता है, जब नदी में बहुत तेजी से बाढ़ आने लगती है, या नदी इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, तो उस पर बांध बनाया जाता है ताकि उसको दिशा मिले। तो जो फिल्में मैं बना रहा हूँ वो बांध का काम करती हैं। जब समाज इधर उधर बिखरने लगे, उसे अपना रास्ता नहीं मिलने लगे, तब एक कलाकारों का काम होता है कि वो सत्य को सामने लाएं। जब भी विश्व में कभी कभी विपदाएं आई हैं, जब संकट आए हैं, जब समाज में तकलीफ़ें आई हैं, तो कलाकारों ने ऊपर उठ के ऐसे ऐसे सत्य बखान किए हैं जिससे समाज को एक आईना मिला है, एक नया रास्ता मिला है। और दुनिया का रिएक्शन क्या रहा विवेक अग्निहोत्री की मूवीज के लिए? द कश्मीर फाइल्स को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड नाडव लापिड ने बोला वल्गर और प्रोपागेंडा। सिंगापुर ने इसे बैन कर दिया, रीजन दिया कि फिल्म से कम्युनल एनमिटी भड़क सकती है। लेकिन इंडिया के अंदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने इसे टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। असम गवर्नमेंट ने तो ऑफिसर्स को स्क्रीनिंग के लिए हाफ डे लीव तक दे दिया। सवाल सिंपल है, अगर ये आर्ट है तो हर बार क्यों रूलिंग पार्टी के नैरेटिव को मैच करता है? अगर ये सच है तो गोधरा, मणिपुर, बिल्किस बानो, हाथरस, उन्नाव जैसी कहानियां क्यों मिसिंग हैं? मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, आज भी कर रहा हूं, पर बीजेपी से मेरा क्या लेना देना है? मैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी, मेरा उससे क्या लेना देना भाई? आपको लगता है अगर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूं तो नहीं जा पाऊंगा क्या? नहीं, क्या संभव नहीं है मेरे लिए? पर मुझे नहीं जाना है। मैं राजनीति में नहीं, मैं राजनीति के बारे में फिल्म बनाना चाहता हूं। क्यों सिर्फ वही स्टोरीज चुनी जाती हैं जो एक पार्टी को कम्युनलिज्म बढ़ाने के काम आए? जब हर बार एक ही तरफ की कहानी दिखाई जाती है तो साफ है ये सिनेमा नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल फैक्ट्री है। और आज नो नॉनसेंस में हम डिटेल में समझेंगे विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों का असली चेहरा। सबसे पहले बात करते हैं उनके फिल्मों की कम्युनल पोर्ट्रेयल की। द कश्मीर फाइल्स में पूरी कहानी एक ही फ्रेम में फिट कर दी गई। हिंदू हमेशा विक्टिम, मुस्लिम हमेशा विलन, और डायलॉग्स में भी वही शब्द जो आज बीजेपी की रैलीज और स्पीचेस में सुनते हैं। अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल इकोसिस्टम। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली कई स्पीचेस में, खास तौर पे उनने जो कल एक स्पीच दी, उसके अलावा तमाम कई स्पीचेस में बहुत ही कैटेगोरिकली अर्बन नक्सल्स की बात करी है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल करियर जानते हैं तो बिना सोचे समझे, बिना किसी पर्पस के एक भी इधर उधर का शब्द नहीं बोलते हैं। उनके एक एक शब्द के पीछे कोई आगे आने वाली स्ट्रेटजी होती है। मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट और रूलिंग पार्टी का प्रोपागेंडा स्क्रिप्ट एक ही भाषा बोल रहे थे। अब आते हैं फैक्ट्स पर। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कश्मीरी पंडित किलिंग्स कुछ हंड्रेड्स में थी, लेकिन फिल्म और उसके सपोर्टर्स ने इस फिगर को थाउजेंड्स तक इन्फ्लेट कर दिया। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, सीन्स तक एग्जैजरेटेड किए गए। हिस्टोरियंस ने बोला कई इंसिडेंट्स अनवेरिफाइड और डिस्टॉर्टेड है। एक मार्टियर ऑफिसर की विडो ने कोर्ट तक केस किया क्योंकि फिल्म ने उनके हस्बैंड का गलत डिपिक्शन दिखाया था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीन हटाओ, मतलब जो ट्रुथ स्क्रीन पर बेचा गया वो कोर्ट की स्क्रूटनी में भी टिक नहीं पाया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मिसिंग है उसका क्या? 1990s में कश्मीर में मुस्लिम्स भी मरे थे, मिलिटेंट्स के हाथों और स्टेट फोर्सेस के हाथों भी।
लेकिन फिल्म में उनका कोई जिक्र तक नहीं है। बंगाल केस में भी सेम पैटर्न है। गोपाल पाठा मुखर्जी के फैमिली मेंबर्स ने बोला उन्होंने मुस्लिम्स को बचाया था, इनोसेंट्स को शेल्टर दिया था, लेकिन फिल्म में उन्हें बना दिया जाता है एक था कसाई। कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करके एक कैरिकेचर विलन बनाना, ये अग्निहोत्री की फिल्म मेकिंग का स्टाइल है। हम इतने हिंदू मारेंगे कि डर के मारे ये हार जाएंगे और हमें दे देंगे। तो अब इस फिल्म में लोगों को ये बता रहे हैं कि गांधी जी एक हारे हुए नेता थे। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, पता चलेगा लोगों को उसे देख के। और बिल्कुल गांधी जी हारे ही हैं, तभी तो वो सिनिकल होने लगे थे बुढ़ापे में। गांधी जी ने हिंदू महिलाओं से अपील की कि इस वक्त तुम्हें साहस से काम लेना है, और असली साहस है कि तुम खुदकुशी करो, और ये तुम अपनी जीभ काट के या अपनी सांस रोक के कर सकते हो। गांधी जी का स्टेटमेंट मेरी फिल्म में जब जब आता है ऐसी आवाज आती है, देखिए ओह नो। और जब डायरेक्टर खुद ओपनली एडमिट करे कि आई हैव एन एजेंडा, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है, क्योंकि हर बार वही कहानी चुनी जाती है जो बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट करे। द ताशकंद फाइल्स में शास्त्री की डेथ को कांग्रेस कवर अप बनाना, द कश्मीर फाइल्स में हिंदू जेनोसाइड ट्रोप, और अब द बंगाल फाइल्स में बंगाल राइट्स। लेकिन मणिपुर, गोधरा, बिल्किस बानो, हाथरस, उन्नाव, सब जगह साइलेंस है, यानी सेलेक्टिव हिस्ट्री, सेलेक्टिव आउटरीच। क्या है, पश्चिम बंगाल में ये जो डेमोग्राफी चेंज का खेल बड़ा पुराना है। ये जो फिल्म का जो पास्ट है, तब भी यही हुआ था। सारी लड़ाई डेमोग्राफी की थी, और डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त कलकत्ता में हिंदुओं की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो इन लोगों ने प्लान किया कि इतने हिंदुओं को मार दो कि वो नीचे आ जाएं। हम 0.1% से भी अगर मुस्लिम ऊपर होते तो कलकत्ता आज वहाँ होता। तो मार काट का सिलसिला इसलिए चालू हुआ, पर बहुत ही अभद्र, बहुत ही अमानवीय तरीका था वो। अब क्या होता है, अब स्टेट स्पॉन्सर्ड वोट बैंक में तब्दील करने का। भाई आ गए 10,000 लोग, आपको जीतना भी तो है, तो ठीक है, उनको आधार कार्ड बनवा दो, ये बनवा दो, दुनिया भर की उनको चीज़ें कर दो, उनको पार्टी में शामिल कर लो। वो आपके लिए एक्सटॉर्शन भी करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे भी, आपके लॉयल वोट बैंक भी बन गए। और जहाँ जहाँ ये होंगे, धीरे 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 फैलते फैलते बाई एक्सपेंशन, ओके, दूसरी कम्युनिटी को किनारे करते जाएंगे, और आपका आधिपत्य बना रहेगा। आप 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल राज करिए। ये पूरा खेल है। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। थिएटर्स में जो एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगे, बॉयकॉट, रिवेंज, किलिंग, वो कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था। रिपोर्ट्स ने प्रूव दिया कि ये ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइजेशन था, और वही स्लोगन्स और वही हेट बीजेपी की रैली स्टेजेस पर दोहराए गए। एक सिंपल बाइनरी क्रिएट की गई, वी प्रोटेक्ट हिंदूज, दे डिनाई ट्रुथ। और यही बाइनरी इलेक्शंस के काम आती हैं, क्योंकि बंगाल की असेंबली इलेक्शंस 2026 में हैं। तृणमूल कांग्रेस पहले ही बोल चुकी है कि यह फिल्म बीजेपी के लिए बंगाल में कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने का वेपन बनाने वाली है। एक क्लियर सीक्वेंस है, इलेक्शंस आने वाले होते हैं और अग्निहोत्री की फाइल्स रिलीज हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है। स्टेट पैट्रोनेज का प्लेबुक भी एकदम ऑब्वियस है। द कश्मीर फाइल्स को बीजेपी रूल स्टेट्स ने टैक्स फ्री डिक्लेयर किया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब ने ये स्टेप लिया। मतलब एक कमर्शियल मूवी को स्टेट मशीनरी ने ऑफिशियल एंडोर्समेंट दे दिया, और एंडोर्समेंट सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एमपीज के सामने फिल्म की खुलकर तारीफ की थी। बोला था कि दिस फिल्म शोज द सप्रेस्ड ट्रुथ। यूनियन मिनिस्टर्स ने स्पेशल स्क्रीनिंग्स अटेंड की, सीएम रैलीज में प्रमोट करते रहे। मतलब फिल्म को यूज किया गया एग्जैक्टली एक पॉलिटिकल रैली की तरह। और जब रूलिंग पार्टी एक फिल्म को इस लेवल तक पुश करे, तो साफ हो जाता है कि ये आर्ट नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कैंपेन मटेरियल है। कभी कभी कुछ सच ऐसा होता है जिसको बार बार कुरेदना नहीं चाहिए, उससे समाज का ना इक्विलिब्रियम जो होता है वो बिगड़ जाता है। नहीं, मेरा तो मकसद ही था उसको बिगाड़ना। एक तरफ ग्लोबल स्टेज पर इस फिल्म को रिजेक्ट किया गया, और दूसरी तरफ इंडिया में रूलिंग पार्टी ने इसे अपना पॉलिटिकल टूल किट बना दिया। ये कॉन्ट्रास्ट ही सब कुछ बता देता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन फिल्मों का असली काम क्या है। अगर सच दिखाना ही मिशन होता, तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन जैसे इश्यूज इन फिल्मों से गायब क्यों हैं?
करोड़ों यूथ बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, करप्शन हर जगह है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री की किसी भी फिल्म में इन टॉपिक्स का नाम तक नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि ये सारे मुद्दे रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाते हैं। इन पर फिल्म बनेगी तो गुस्सा सरकार पर निकलेगा। इसीलिए इनकी फिल्मों में हमेशा एक ही स्क्रिप्ट सर्व की जाती है, हिंदू विक्टिमहुड, मुस्लिम विलन, और एक क्लियर बाइनरी जिसमें बीजेपी खुद को प्रोटेक्टर दिखा सके। यानी ये फिल्म्स जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटाकर कम्युनल इश्यूज की तरफ मोड़ देती है, और यही इनका पॉलिटिकल यूटिलिटी है, डिस्ट्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठता है। 2019 में जब पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक इलेक्शन के दौरान रिलीज होने वाली थी तो ईसी ने उसे रोक दिया था। रीजन साफ था, ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर एक बायोपिक वोटर्स को प्रभावित कर सकती है तो विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स फिल्म्स अलग कैसे है? इनमें कैंडिडेट का नाम नहीं है, लेकिन काम वही है, एक कम्युनिटी को विक्टिम बनाना, दूसरे को विलन, और पूरी नैरेटिव को रूलिंग पार्टी के फेवर में फिट कर देना। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। Secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya Antyodaya. धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। जब रिलीज हमेशा इलेक्शन के करीब हो, जब रूलिंग पार्टी ओपनली टैक्स फ्री और इंडोर्समेंट्स दे, तब इन फिल्मों को न्यूट्रल आर्ट कहना धोखा है। ये क्लियरली इनडायरेक्ट कैंपेन मटेरियल है और इसी को इन्हें स्क्रूटनाइज करना चाहिए। तो साफ है, विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों का सच यही है, ये सिनेमा नहीं है, प्रोपेगेंडा टूल्स हैं। इनका काम है हिस्ट्री को तोड़ना, एक तरफ का ट्रुथ दिखाना और पब्लिक को इमोशनल बनाकर पॉलिटिकल गेन निकालना। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन जैसे रियल सवाल गायब हो जाते हैं और सामने आ जाती है एक सेलेक्टिव कहानी जिसमें हिंदू हमेशा विक्टिम और बीजेपी हमेशा प्रोटेक्टर। जब पीएम और मिनिस्टर्स खुद इन फिल्मों को प्रमोट करेंगे, जब स्टेट्स इसे टैक्स फ्री कर देगा और थिएटर्स के स्लोगन्स रैलीज तक पहुंच जाएंगे, तो ये क्लियर है कि ये फिल्म्स रूलिंग पार्टी की कैंपेन मशीन का हिस्सा हैं। अब सवाल यह है कि जनता कब तक इन प्रोपागेंडा ट्रिक्स को इग्नोर करेगी और इलेक्शन कमीशन कब तक चुप रहेगा। अगर प्रोपागेंडा सिनेमा को कैंपेन का हिस्सा नहीं माना गया तो हर इलेक्शन में स्क्रीन का मिसयूज होता रहेगा। विवेक अग्निहोत्री की मूवीज आर्ट के नाम पर एक कम्युनल वेपन बन चुकी है। बाकी फैसला आपका है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इन हिडन स्ट्रेटेजीज को समझें तो इस वीडियो को एंड तक ही देखना ही काफी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा सच फैलेगा उतना मुश्किल होगा प्रोपागेंडा को छिपाना। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।